नमस्कार। तो मुखर्जी नगर के इस यूपीएससी के सफ़र में आप लोगों को मैं एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान और बहुत ही हमारे भी गुरु रह चुके हैं रजनीश राज सर जी। सबसे पहले तो सर प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका। इन्हीं से हम पढ़े हैं हिस्ट्री ऑप्शनल। जब मैं पटना कॉलेज से पहली मर्तबा दिल्ली आया था तो यही सर हमको टीच किए थे। आज मैं आपको अपने गुरुजन से मिलाने जा रहा हूँ। ये हमारे गुरु हैं, नाम है सर का रजनीश राज सर। ये सिहानता आईएएस को चला रहे हैं, पिछले करीब 2002 साल से ये चला रहे हैं। तो हमारे जन्म के करीब के आसपास ही ये इसको ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी। खास करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उसको इस मुखर्जी नगर के जो आबो हवा है तो बहुत ही एक कह सकते हैं जो शहरी पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं अर्बन पॉल्यूशन, वो वहाँ पे किस प्रकार से ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को पॉल्यूट करता है और अंतिम रूप से वह बैक टू पैविलियन यानी बिना कुछ गेन किए ही वापस घर को लौट जाते हैं। तो यही विषय पर हम सर से चर्चा करने वाले हैं। सर बताइएगा अपने बारे में, ये सिहानता आईएएस के बारे में और ख़ास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं और उसको आप किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे सर। नमस्कार, मैं रजनीश राज सिहानता आईएएस अकेडमी चला रहा हूं 2002 से, इन्होंने बता दिया है। और जहां तक एक प्रश्न है कि सिहानता आईएएस अकेडमी क्या कर सकती है ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए, तो इस दिशा में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले प्रश्न के पहले पार्ट की ओर चलते हैं कि गांव से आने वाले बच्चों की कठिनाइयाँ क्या हैं। पहली बात तो यह है कि गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल और कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के लेवल पर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता है जिस पर कि उनका हक है। प्रॉब्लम कंपैरेटिव स्टडीज को लेकर आता है कि कोई आदमी यदि डीपीएस में पढ़ता है, कोई आदमी यदि स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता है, आईआईटी और आईआईएम में जाता है, यहाँ तक कि हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी वो बच्चे जो कि भारतीय मूल के हैं वो एग्जाम दे रहे हैं और उन लोगों के बीच में से रिजल्ट का अच्छा परसेंटेज भी आता है एंड यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट देम। तो कम्पीट करने के लिए सिर्फ टैलेंट ही तो काफ़ी नहीं होता है। टैलेंट तो गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, सब में एक जैसा होता है। भगवान ने किसी को नीला और पीला खून देके तो भेजा नहीं है, लेकिन बात इतनी होती है कि किसी की पृष्ठभूमि ने उसे प्रिविलेज्ड कर दिया और किसी की पृष्ठभूमि ने उसे डेप्राइव्ड कर दिया। अनफॉर्चुनेटली आज की तिथि में हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं, पर्टिकुलरली जो काउ बेल्ट एरिया जिसे कहते हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा की नियमितता, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सब चीज़ें नहीं है। राजनीति कई और मुद्दों पर हो रही है। मूल मुद्दे जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जो उनके अंदर के पोटेंशियल को मांझते हैं, वो मूल मुद्दे गौण से हो गए हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, अनफॉर्चुनेटली शिक्षा की व्यवस्था और ज़्यादा बदतर हो रही है और इसका नतीजा निकल के आ रहा है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उन लोगों का रिजल्ट लगातार गिर रहा है। और जब इस तरीके के रिजल्ट गिरते हैं और खास तौर पे इसलिए गिरते हैं कि बच्चों को गलत शिक्षा या कमजोर शिक्षा दी गई है, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह उनके लिए एक आवश्यकता के तौर पर उभर के आ जाते हैं। कोचिंग तैयारी करने के लिए कोई अनिवार्य चीज नहीं है। कोचिंग में भी क्या होता है, टीचर है जो पढ़ाता है, वो आपको बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक लेके जा सकता है। कई सारे कोचिंग ऐसा नहीं भी करते हैं, वो बेसिक ही पढ़ाते रह जाते हैं। और जब बेसिक पढ़ाते रह जाइएगा तो फिर बच्चा यूपीएससी जितने बड़े एग्जाम का बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपको एडवांस लेवल पे लेके जाना होता है, लेकिन उनका फाउंडेशन भी ठीक करना पड़ता है। इसलिए कोचिंग वाले की जिम्मेदारी बिल्कुल दोहरी हो जाती है। एक तीसरी समस्या इस बात को लेकर आती है कि जब हम पीछे से बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता है। रीडिंग का एक मेथड होता है जो साइंटिफिक होता है, एनालिटिकल होता है, इमेजिनेटिव होता है, कोऑर्डिनेटिव होता है, अप्लाइड होता है। हमारा एक राइटिंग स्टाइल होता है, कम्युनिकेशन करने का एक ब्रीफ एंड डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन का स्टाइल होता है।
हमें तय करना होता है कि कौन से क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक कौन कौन से पॉइंट्स जाएंगे, पॉइंट्स का ऑर्डर क्या होगा, उसमें प्रायोरिटी किसे देंगे, किसको कितने शब्द देंगे। इन सब के ख्याल से डिफिकल्टी ज़्यादा बढ़ जाती है गांव से आते हुए बच्चों के जीवन में, क्योंकि कोई आदमी यदि बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा है तो इंडिया और वर्ल्ड क्लास के प्रोफेसर्स उनको पढ़ाए हैं, उनको ये सब चीज़ें पहले सिखा दी हैं। इन सब चीज़ों को यदि बच्चों ने ओवरकम कर लिया तो फिर चाहे वह हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हो और चाहे वह किसी हनुमानगढ़ का पढ़ा हुआ हो, चाहे कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हो और चाहे कोई अकबरपुर का पढ़ा हुआ हो, चाहे कोई आदमी पेंसिल्वानिया का पढ़ा हुआ हो और चाहे कोई प्रतापगढ़ का पढ़ा हुआ हो, बाद में कोई अंतर नहीं आनी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के धर्म की बात भी यही है कि वो बच्चे को लेवल 1 भी बताए और उसको लेवल 2 पे भी लेके जाए। सर एक मिनट, जैसे मान के चले मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के हूँ, अब तो मैं ग्रेजुएट करके आया था, वो भी बढ़िया इंस्टीट्यूट पटना यूनिवर्सिटी का। मैं अनफॉर्चुनेटली टॉपर रह चुका हूँ और वर्ल्ड हिस्ट्री आई हैव गोटन 69% इन वर्ल्ड हिस्ट्री, बट स्टिल आई डोंट गेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो मैं यह जानना चाहता हूँ तो सर किस लेवल पे जाके तैयारी करें, और साथ ही साथ मान के चलिए अगर लेवल बढ़िया भी हो, जैसे बिहार और यूपी के यूनिवर्सिटी बढ़िया नंबर्स भी दे देते हैं, नंबर्स देते हैं बहुत बढ़िया भी देते हैं, पता नहीं वो किस आधार पे देते हैं, पर नंबर्स लाने के बावजूद, सारा मेरिट होने के बावजूद कहीं ना कहीं तो वो क्या कमी रह जाती है जिसके कारण सर हम अभी भी इस दिल्ली के आबो हवा में भटक रहे हैं। तो सर इस पे थोड़ा सा अपनी कमी तो रहती ही रहती है, लेकिन किस स्तर पे जाकर के तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटी में अच्छा नंबर आ जाने से ये तो जरूर प्रमाणित होता है कि स्टूडेंट सिंसियर है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी का जो कैरिकुलम है, उनका जो एकेडमिक पैटर्न है, उनका क्वेश्चन मेकिंग एंड क्वेश्चन का इवेल्युएशन का पैटर्न है, वो अप टू द मार्क है। हम ये देख रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनके एग्जाम का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि वो यूपीएससी से मैच करता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहाँ की रटे हुए एक लाइन पे चल के 20, 25, 50 क्वेश्चन पढ़ के तैयारी हो जाती है, और उस तैयारी के आधार पर यदि हमारा परफॉर्मेंस बनता है तो वो परफॉर्मेंस पर्याप्त नहीं माना जाता है। ये एक पॉइंट हुआ। इससे जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट ये है कि मैं आपके सामने ये बात बहुत ही रिपीटेटिव एंड एम्फेटिक तरीके से कहता हूँ कि ऐसे जगहों पे पढ़ने वाले बच्चे डिप्राइव्ड हैं, बच्चे कमजोर नहीं हैं, न तो प्रतिभा में कमजोर हैं, न तो पढ़ने की क्षमता में कमजोर है, न ही उनके अंतर्गत प्रदर्शन करने की क्षमता की कमजोरी है। वो डिप्राइव्ड हैं और वो सिस्टम है जो उनको डिप्राइव्ड कर रहा है। अब दूसरी बात है कि एक दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात मैं बताता हूं जो आपके रिजल्ट के बनने बिगड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, वो हमारा यूपीएससी है। यूपीएससी के एग्जाम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर ध्यान दें तो उस एक पैटर्न ने ही आपके जैसे आदमी को नुकसान पहुंचाया कि जब 2008-9 ईस्वी तक के रिजल्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यूपीएससी में भारत की भागीदारी बढ़ रही थी, और 2009 के बाद के दौर में चाहेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं यूपीएससी ने भारत को छोड़कर इंडिया से सिलेक्शन लेना शुरू कर दिया। ये भारत का इंडिया की ओर जो डिपार्चर है वो बड़ा ही अनडेमोक्रेटिक डिपार्चर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में भागीदारी की बड़ी महत्ता होती है, और जब आप भागीदारी को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं एक टॉप क्लास इलिटिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस की ओर, और उसको आप मेरिटोक्रेसी का नाम दे देते हैं, तो कई दफा क्या होता है कि मेरिट एक नाम मात्र है, काम का मेरिट नहीं है। वो सिविल सर्विसेज में आम आदमी को सर्व करना है यदि, तो आम आदमी के जीवन को जानने वाला आदमी जितना बढ़िया से सर्व कर सकता है, उतना बढ़िया से वो सर्व नहीं कर सकता है जो हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। वो तो ग्राउंड रियलिटी ही नहीं जानता है। तो सर किस स्तर पे जा करके इसका तैयारी किया जाए, क्योंकि आप भी तो एक बहुत ही ग्रामीण रिमोट एरिया से आते हैं बिहार के, तो आप हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और जो हमारा वे ऑफ लाइफ है इन रूरल एरिया, उसको आप भली भांति जानते हैं। तो मेन हम फोकस करना चाहते हैं सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है उसको किस आधार से
मतलब किस स्तर पे जाके, आइदर वो 12वीं पास करके आए या ग्रेजुएट होके आए, वो तैयारी शुरू करनी चाहिए? स्टूडेंट को तैयारी यदि करना है तो उसे सबसे पहले ये समझना है कि यूपीएससी के एग्जाम में 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला जो आधार है वो ये कि आप 12th तक के सभी विषयों की जो पाठ्यक्रम से मैच करते हैं उसकी आप बहुत अच्छी तैयारी करिए, और उसकी बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए आप एनसीईआरटी के किताब को बारंबार पढ़िए। वैसे पढ़िए कि जैसे हिंदू गीता को पढ़ता है, मुसलमान कुरान को पढ़ता है, ईसाई बाइबल को पढ़ता है। आप इस तरीके से पढ़िए कि आप एनसीईआरटी के ऊपर खुद ही अपनी रचना कर सकें। इसके लिए जरूरत पड़े तो आप लोकल लेवल पर कोई टीचर वगैरह का भी सपोर्ट ले लीजिए, अपने सीनियर का सपोर्ट ले लीजिए, आप यूट्यूब चैनल वगैरह का सपोर्ट ले लीजिए। इनके यूट्यूब चैनल वगैरह पर हम देखते रहते हैं बार बार कि बहुत काम की बातें आती रहती है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी एंड स्टूडेंट के लिए फ्रेंडली बातें आती रहती है। उन सब चीजों से आप लाभान्वित होइए। यदि आपने 12th लेवल का फाउंडेशन स्ट्रांग कर लिया तो समझिए कि वेल बिगन इज हाफ डन। सेकेंड लेवल यह होता है कि यूपीएससी के एग्जाम में बेसिक एंड कन्वेंशनल नॉलेज का अपडेशन मांगते हैं। अपडेशन आपको अखबारों से मिलेगा। अखबार के स्तर पर चलकर देखें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अनफॉर्चुनेटली हिंदी में कोई भी पत्र पत्रिका ऐसी नहीं है जो कि प्राइवेट चैनल से आ रही हो और किसी काम की है। तो मैं तो कहूंगा कि आप उन सब का त्याग ही कर दीजिए। सरकार की ओर से जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, भारत और आर्थिक सर्वेक्षण, उन्हें जरूर पढ़िए। इसके अतिरिक्त आपको यह ख्याल रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर कई सारे महत्वपूर्ण मंत्री लोग होते हैं जो किसी औपचारिक स्थल पर स्पीचेस देते हैं। उनके स्पीचेस का कलेक्शन आपको मिल जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय की किताबों के माध्यम से। उनको पढ़िए, वेबसाइट वगैरह पे भी उपलब्ध होता है, आप वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छी जानकारी देने वाली किताब होती है, क्योंकि ये सब पॉलिसी मेकर्स के द्वारा तैयार किए गए स्पीचेस का कलेक्शन होता है। मैं आपको इलेक्शन कैंपेन के स्पीचेस की बात नहीं बता रहा हूं। टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जब किसी वैज्ञानिक के समारोह में बोलेंगे तो जब वो भारत के टेक्नोलॉजी संबंधी पॉलिसी की बात करेंगे तो उनके स्पीच के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। हम लोगों ने कई दफा पीटी और मेंस में इसके क्वेश्चंस को डायरेक्टली आते हुए देखा है। इसके अतिरिक्त आपको यह कोशिश करना चाहिए कि यूट्यूब चैनल वगैरह जो है या जो टेलीग्राम वगैरह का चैनल है, जो कई सारे अच्छे लोग प्रयास कर रहे हैं हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही में, कि बच्चे को हम अपडेशन उपलब्ध करवा सकें। ऐसे कुछ गिने चुने चैनलों को आप फॉलो करिए। सर एक क्वेश्चन, जैसे कोई मास्टर डिग्री ले लिए हों या फिर पीएचडी कर रहे हों उसमें, और जो 12 पास एग्ज़ाम जो लड़का होता है उसमें अगर हम तैयारी को लेकर करें तो एमए करने के बावजूद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है तो 2 साल का अमूमन टाइम लगता है, और 12वीं करने के बाद भी ग्रेजुएशन करते हुए 2 साल का। हमने देखा है कि जब मैं पटना कॉलेज में पढ़ता था तो कई बार देखा कि ग्रेजुएट लड़का ही अच्छा रैंक ले आए हैं, और जो पीएचडी किए हुए लड़का है वो जो है मतलब मेंस लेवल पे भी फेल हो रहे हैं। तो इसको लेकर के लोगों में कई बार संशय रहता है, हमको भी कई बार फ़ोन करके लोग पूछते हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? आइदर वो ग्रेजुएट लेवल पे ही जाकर के अपने स्टडी को रोक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर मूव अप करे, या फिर वो एमए का डिग्री ले ले या पीएचडी का डिग्री लेने के बावजूद अपना एक कैरियर को सुरक्षित करने के बावजूद यूपीएससी के फील्ड में आ जाए? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो रेगुलर तैयारी होती है यूपीएससी के एग्जाम की, वो तैयारी ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए। 12th के बाद का जो ग्रेजुएशन का पीरियड होता है उसे आप यदि ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी के लिए बेहतर फाउंडेशन बना रहे होंगे। दूसरी बात, अब आते हैं इस पर कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट इस संदर्भ में यह है कि एमए, एमफिल, पीएचडी आदि का यूपीएससी से कोई डायरेक्ट नाता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आता है वो अप टू द मैक्स ग्रेजुएशन लेवल का आता है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड आता है, और जिसमें इमेजिनेशन और लॉजिक और एप्लीकेशन आदि की जांच होती है, क्योंकि उन्हें आपके संज्ञानात्मक विवेक यानी कॉग्निटिव विजडम देखना है, उन्हें आपका मेरिट नहीं देखना है। क्योंकि उन्हें मेरिट नहीं देखना है, इसीलिए एमए और पीएचडी का जो अतिरिक्त विषयगत ज्ञान होता है उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। आपने यदि इसे
हासिल किया है अपने अंदर, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के साथ में क्या जुड़ी हुई बात है, उसको गौर करना पड़ेगा। हम सामान्य तौर पर लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप या कई दफा लोअर इनकम ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हैं। उन लोगों के साथ में एक दुविधा यह होती है कि उन्हें जीवन की सुरक्षा और महत्वाकांक्षा के बीच में ही एक बैलेंस साधना होता है। तो आपको ये नहीं मालूम है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन ये मालूम है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको यदि मन के ऊपर काबू रखना है तो एक विकल्प लेकर चलिए, किंतु यह बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विकल्प के बीच में यदि बटेंगे तो संकल्प कमजोर पड़ जाएगा। और यूपीएससी एक तरीके से पर्वतारोहण का काम है, और पर्वतारोहण का काम विकल्पों से भरपूर आदमी का नहीं होता है, वो संकल्प से मजबूत आदमी का होता है। तो मैं तो हमेशा इस संकल्प की सिद्धि की बात करूंगा। सर, जैसे कि कोई लड़का मानविकीय विषय सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है और कोई साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, तो किसमें ज्यादा हमको लाभ मिलने की स्थिति होगी? देखिए, मानविकी और साइंस आदि डिविजन्स को यूपीएससी वाले फॉलो नहीं करते। उन्होंने एक नियम बना के रखा है कि सिंपल ग्रेजुएट आदमी यदि आएगा तो उसे हम एक खास तरह के एग्जाम के पैटर्न से गुजारेंगे, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। पीटी में सिर्फ जनरल स्टडीज निर्णायक है, सीसैट जिसे हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं वो तो क्वालिफाइंग है। मेंस में एक ऑप्शनल चुनना होता है, आपको जो दिए गए 2 दर्जन से ज्यादा विषयों के बीच में से चुनना है, और उसमें कोई बैरियर नहीं है। आप साइंस के हैं तो आर्ट्स का विषय चुन सकते हैं, कॉमर्स का विषय चुन सकते हैं, इन दोनों का है तो आप कोई भी विषय चुन सकते हैं। अब इसके अंतर्गत चलकर देखें कि हमें कौन सा विषय चुनना है, यह एक प्रश्न है, और जनरल स्टडीज दूसरा प्रश्न है। जनरल स्टडीज के अंतर्गत कम से कम 70% सेक्शंस ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज के विषयों से जुड़े हुए हैं। ऑप्शनल की बात लेकर देखें तो हमने देखा है यह कि आप साइंस के विषय को तो तभी चुन सकते हैं जबकि उस विषय के स्पेशलिस्ट स्टूडेंट आप रहे हैं, और उसमें भी बहुत ही प्रोलिफिक स्टूडेंट रहे हैं। और आर्ट्स का विषय ऐसा है जिससे साइंस और कॉमर्स का विद्यार्थी भी फ्रीक्वेंटली चुन रहा है। हम लोग यदि क्लास में पढ़ाते हैं तो हम देखते रहते हैं कि हमारी क्लास में जहां कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वहां कम से कम 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं अपने बैकग्राउंड में, क्योंकि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट या अदर भी ह्यूमैनिटीज को सब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड की मांग नहीं करते, साइंस बैकग्राउंड की मांग करता है। सिलेबस ज्यादा है ह्यूमैनिटीज का, लाभ ज्यादा है ह्यूमैनिटीज का, लेकिन इसे पढ़ने का मेथड चाहिए साइंटिफिक। साइंस सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड साइंटिफिक मेथड अनिवार्य है। सर, सीसैट के बारे में कुछ बताइए। पहली बात तो यह है कि सीसैट यूपीएससी ने बहुत ही उत्साहपूर्वक तरीके से अपने पाठ्यक्रम में जोर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि एक लंबा आंदोलन हुआ सीसैट के खिलाफ, तो पहले यह मेरिट लिस्ट बनाने में उपयोगी था, अब के डेट में यह सिर्फ क्वालिफाइंग है। जब से क्वालिफाइंग बना है तब से भी मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सिर्फ क्वालिफाइंग वाले पेपर में ही क्वालिफाई नहीं करने के कारण छट जा रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि इनके सीसैट के क्वालिफाइंग की भी उपयोगिता नहीं है। खैर, इससे आगे चलकर देखें तो हम ये कहेंगे कि जितनी कठिनाई है वो आज के डेट में सिस्टम के अंदर की मौजूद कठिनाई है, स्टूडेंट को इसे पार करना ही पड़ेगा। यदि पार करना है तो उनको इससे निपटने के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि अपने 10th के लेवल तक का मैथमेटिक्स ठीक करें। दूसरा लेवल यह आता है कि आप अपने पढ़ने की गति ठीक करिए, और समझने की जो लयबद्धता है वह तेज गति से ही आपके अंदर विकसित हो सकती है। अपने पढ़ने के स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करिए, कुछ स्तरीय किताबें पढ़िए। नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन आपका कभी ठीक नहीं होगा। स्तरीय किताब पढ़िए, स्तरीय पत्रिकाएं पढ़िए, स्तरीय यदि आप पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन को ठीक करने का एक अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा। सर, जैसे कि आप सर कई वर्षों से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कितना लीड मिलता है स्टूडेंट को मेंस पेपर में और पीटी स्तर पे जाकर के? ये हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में आप ये समझिए कि यह 2 in 1 फॉर्मूला के तहत काम आने वाला विषय है।
ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं देखूं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप यदि हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लिए, आपके लिए सारा सब्जेक्ट इक्वल वेटेज का है। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो 3-4 विषय ही ऐसे हैं जिनमें कि यूपीएससी के एग्जाम में अच्छा नंबर आ रहा है। हिस्ट्री उनमें से एक है। दूसरी ओर चलकर देखें तो हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल नंबर नहीं दे रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को हर साल 60% से ज्यादा नंबर कुछ न कुछ लोगों को आ जाता है। किसी साल 5 को, किसी साल 6 को, पिछले साल 6 को आया था। और यूपीएससी में टॉप करने के लिए 54% मार्क्स चाहिए। यदि टॉप करने के लिए ओवरऑल 54% मार्क्स चाहिए और हिस्ट्री अकेले ऑप्शनल में हमारे स्टूडेंट्स को 5-6 लोगों को 60% से ज्यादा नंबर आ जा रहा है, वो भी हिंदी मीडियम की बात में बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा नंबर दे रहा है। उसके अलावा वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो ये देखिए कि पीटी के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं पास करने के लिए। जनरल कैटेगरीज के आप हैं तो भी आपको 48-49 क्वेश्चन चाहिए और उसमें से 18 से 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री एंड कल्चर का मिल जाएगा। ये एक इमेंस बैकअप है। दूसरे स्तर पर चल के देखें कि मेंस में आपको जीएस और एसे इन दोनों में हिस्ट्री का सपोर्ट मिलता है। जीएस के अंदर 4 पेपर होता है, प्रत्येक पेपर 250 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हिस्ट्री डायरेक्टली सिग्निफिकेंट तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा हिस्ट्री इंडियन सोशल इशूज, सोशल जस्टिस, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एथिक्स आदि तमाम विषयों के लिए एक एक्स फैक्टर आपको दे देता है। आपको ऐसा बैकग्राउंड और कॉन्सेप्चुअल बेस दे देता है कि जिसके कारण उन विषयों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास में कुछ एडिशनल होता है कहने के लिए। निबंध के अंतर्गत आप देखें तो कुछ विषय बहुत उपयोगी हैं जो हर हाल में निबंध में आपको सपोर्ट करते हैं। उन्हीं में से एक विषय इतिहास भी है। सर, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताइएगा। आपके यहाँ किस प्रकार से इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, खास करके जो पीसीएस वाले लड़का है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो सर आपके यहाँ से कई बार देखें कि बहुत लड़का पीसीएस में इंटरव्यू के लिए यहाँ आ जाते हैं और अच्छा रैंक से भी पास कर जाते हैं। तो अपने इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में भी सर थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड जो है वो आपके अंदर के नॉलेज को नहीं देखना चाहते हैं। कहते हैं कि नॉलेज इज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, नॉट द हार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। और इंटरव्यू में पर्सनालिटी को देखा जाता है और उस पर्सनालिटी को देखने के लिए वो लोग आपका आईक्यू, ईक्यू एंड एसक्यू देखते हैं। अब इसके अंदर कई तरह के सब डिविजन्स हैं, कई तरह के क्लासिफिकेशंस हैं जिसका डिटेल यहाँ नहीं दिया जा सकता। हम लोग जब अपनी तैयारी कराते हैं तो स्टूडेंट्स को ये बता देते हैं कि इंटरव्यू का ओवरऑल ग्रामर है क्या। जब आपने उनके ग्रामर को समझा दिया और ये बता दिया कि बोर्ड मेंबर्स आपके अंदर देखना क्या चाहते हैं, तो उनको एक बात समझ में आ जाती है कि तमाम प्रश्न बेसिकली माध्यम होते हैं। प्रश्न उन्हें जो पूछना है वो पूछेंगे, लेकिन उन प्रश्नों के माध्यम से देखना ये चाह रहे हैं कि इसके अंतर्गत इमेजिनेशन है कि नहीं, एनालिसिस है कि नहीं, इसके अंतर्गत क्रिएटिविटी है कि नहीं, इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, इसके अंतर्गत कितना ज्यादा इमोशनल बैलेंस है, इसके अंतर्गत कितनी सोशल क्वालिटीज है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, हार्ड वर्किंगनेस है, आइडियोलॉजी है, कम्युनिकेशन है। क्राइसिस में यदि हमने इसको धकेल दिया तो वह वहां पे गल जाएगा या कि इस्पात की तरह निकल जाएगा। ये सब चीजें वो देखना चाहते हैं। इन्हीं को देखने के लिए कोई न कोई तरीके को क्वेश्चन पूछते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक माध्यम है, देखना कुछ और चाह रहे हैं। आपको भी आंसर देने के वक्त में ये नहीं सोचना है कि मैंने कितना फैक्ट और कितना पॉइंट दे दिया। आपको ये देखना है कि मैंने उनकी कसौटी पे अपने आप को खड़ा किया कि नहीं। आपने अपनी जो बौद्धिक कैपेसिटी है, जिसको आप कॉग्निटिव विजडम कहते हैं, उसे दिखाया कि नहीं। यदि ऐसा दिखाएंगे तो आपको शानदार नंबर आएगा। हमारे यहाँ कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिनको कि एक दफा यूपीएससी में 300 में 90 मार्क्स आया या 100 मार्क्स आया, उनको अगले साल 216, 222, 230 मार्क्स आए हैं। कई दफा हमने ऐसे लोगों को अच्छा नंबर लाते हुए देखा है कि जिनका कि 4, 5, 6 क्वेश्चन खराब हो गया है, उसका जवाब उनको नहीं आता है, लेकिन जब जवाब दिया तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया और वो बहुत ही शानदार नंबर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो ये थे हमारे गुरु, हमारे पहले गुरुजन रजनीश राज सर जी। इन्हीं से मैंने हिस्ट्री की शिक्षा ली थी। तो ये देख रहे हैं सिहानता का लोगो लगा हुआ है और ये सर का ऑफिस है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी रजनीश सर के क्लास में आकर के। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।